हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर का बंधु सॉल्यूशन करा रहे हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। हमने आपको 2011 का प्रीवियस ईयर का 14 प्रश्न कराए थे। अभी 11 प्रश्न उसमें और बचा हुआ है। फिर रीजनिंग होगा, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे बंधु, 2021 तक पहुँचेंगे। और उसमें संभावित जो भी प्रश्न रहेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो आप सब इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा सवाल आने वाले हैं बंधु। और जो भाई बंधु हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सब सभी भाई बंधु को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि लाभ उनको मिल सके। और बेल आइकन के घंटी को दबाना बंधु ना भूलें, क्योंकि हमारा जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप लाभ उठा सके। तो चलेंगे बंधु, आज जो सवाल होगा 14 प्रश्न के आगे होगा। 2011 का प्रीवियस ईयर का प्रश्न होंगे बंधु। तो देखते हैं आज का जो पहला सवाल होगा वो किस प्रकार से होगा। तो चलिए बंधु, आज का पहला सवाल और इस सेट का जो चल रहा है प्रीवियस ईयर का बंधु 15वां सवाल है। और हम इसको बहुत आगे बढ़ाएंगे बंधु, ध्यान देना है। और ये सवाल जो है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से है। और अगर इस प्रकार सवाल आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है बंधु, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 22 है, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है। तो बंधु आप जानते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। भुजा के यानी भुजा पर आधारित जो त्रिभुज होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज होते हैं। क्लियर है बंधु। यहाँ कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज बंधु बना लीजिए आप, ये भुजा बराबर कर दी, ये भुजा छोड़ दी, या तो ये बराबर कर सकते ये छोड़ सकते हैं, यानी इसमें दो भुजा बराबर है बंधु। ठीक है, इसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसमें दिया है और आगे चल के दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः, एक का 15 दिया, दूसरा का 22 दिया। बंधु इसका मतलब है साफ कि अगर एक बराबर भुजाओं में दिया होगा दूसरा अलग दिया होगा तभी तो अलग अलग बंधु। अगर सेम रहता, दोनों भुजा अगर बराबर बराबर दिया रहता तो यहाँ भी 15 यहाँ भी 15 रहता, या तो यहाँ भी 22 यहाँ भी 22 रहता। इसका साफ अर्थ है कि एक भुजा बराबर वाला दिया, एक भुजा डिफरेंट वाला दिया, अलग जो है। क्लियर है। अब आगे चल के कहा था उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है। तो बंधु यहाँ बनाने से पहले एक हम प्रॉपर्टीज बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये विषमबाहु त्रिभुज है, ए बी सी है, ये छोटी है, ये छोटी बी, ये छोटी सी। बंधु हमेशा दिखेगा दो भुजा का योग तीसरे से बड़ा होगा। अगर बी प्लस सी है भुजा का योग कर देंगे तो तीसरे से ये से बड़ा होगा। अगर ए प्लस बी बंधु कर दें तो वो सी से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर आप देख रहे हैं बंधु, अगर ए प्लस सी कर दे तो वो बी से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा, इससे भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं बंधु। ये अभी तत्काल हमने पढ़ ली। अब देखिए यहाँ क्या है। अगर बंधु मान लीजिए सपोज डेट एक भुजा अगर ये 15 होगा तो ये भी 15 होगा, तो निश्चित है कि तीसरा जो भुजा होगा वो क्या होगा, 22 होगा। अगर इसका परिमाप देखिए 15 15 30, ये प्रॉपर्टीज भी देखिएगा साथ साथ बंधु, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज अगर फुल एंड फाइनल नहीं होता है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारा सवाल में कहीं ना कहीं मान में डाउट है, उसका हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि आप जब आप विषमबाहु त्रिभुज पढ़ के आते हैं, हीरोन के सूत्र से आते हैं, तो हीरोन के सूत्र से बंधु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अगर कहीं माइनस में मान आएगा क्या उसका क्षेत्रफल निकलेगा नहीं ना। इसीलिए बंधु यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा कि दो भुजा की तीसरे से बराबर, दो भुजा की तीसरे से बराबर, दो भुजा की तीसरे से बराबर। अगर यहाँ देखिए 15 15 30 तो इससे बड़ा, अगर इसको जोड़ेंगे तो इससे बड़ा, यानी ये फुल एंड फाइनल इस प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। अब देखिएगा अगर इसका बंधु परिमाप एकदम समझना है बंधु, हड़बड़ नहीं है, पूरी आराम से समझेंगे कि इस प्रकार अगर कोई भी सवाल आएंगे तो हम बना सकेंगे। अगर ये भुजा 15 लिए तो बंधु ये 15 होगा तो तीसरा 22 होगा, ये बता चुके हैं, अभी ध्यान दिए। अब इनको अगर जोड़ेंगे तो 15 15 30 और प्लस कितना बंधु 22, तो आप सीधा देख रहे हैं कितना हो जाएंगे, 52 हो जाए। यानी इनका परिमाप ये क्या होंगे, 52 होंगे। अगर कोई भाई बंधु कहेंगे नहीं सर 52 तो हो गया, समझ रहे हैं यहाँ भी 52 है यहाँ भी 52 है, क्या मारेंगे। तो बंधु एक चीज और ध्यान देना है,
कोई इसको 15 लेगा तो नहीं कहेगा सर नहीं आपका बात हम नहीं मानेंगे, इसको 22 लीजिए, इसको 22 लीजिए, तो निश्चित है ये हो जाए कितना होगा 15। अब बंधु 22 22 कितना हो गया, परिमाप ले रहे 44 और 15 इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। 5 4 9 4 1 5 कितना हो गया 59। या तो 52 होगा या तो क्या होगा बंधु 59 होगा। और आपको बताए थे दो भुजा योग तीसरे से क्या है बड़ा होता है, यानी कि सब तरह से सब प्रॉपर्टी इसमें फुल हो गया। क्लियर है बंधु। अब देख रहे हैं आपका 52 या 59, तो कहाँ पे आपका ऑप्शन देख रहे हैं बंधु 52 या 59 है, तो देख पा रहे हैं कि पहला नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है 52 या 59 है। तो आप जो टिक लगाएंगे आंसर में जो चिन्ह लगाएंगे बंधु, जो गोला पर आप टिक लगाएंगे कहाँ पे लगाएंगे 52 या 59 पे लगाएंगे। अब आप देखिए इस तरह के कोई भी सवाल अगर आपसे पूछेंगे बंधु तो आसानी से बना सकेंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका वो प्रश्न है फिर क्षेत्रमिति से, और ये प्रश्न है एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 63 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका परिमाप कितना होगा पाई बराबर 22/7 के अनुसार। यानी पाई का मान अगर लिखा रहे बंधु तो 22/7 जो लिखा रहे उसका प्रयोग करना ही करना है, नहीं लिखा रहे तो आप 22/7 करते ही हैं। तो कहता बंधु परिमाप क्या हुआ, तो क्या है एक अर्धवृत्ताकार खिड़की है। तो सबसे पहले बंधु एक वृत्त आप जानते हैं, इसको आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा अर्धवृत्ताकार, यानी ऊपर वाला पोर्शन को क्या किया हम हटा दी। अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास यानी यहाँ से यहाँ जो डायमीटर दिया हुआ बंधु डी दिया हुआ है वो दिया हुआ कितना 63 सेंटीमीटर। क्लियर है। कहता है कि इसका परिमाप कितना होगा। तो बंधु आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब वृत्त का हम पहले वृत्त का बात करते हैं बंधु, वृत्त का अगर परिमाप निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, परिमाप निकलते हैं तो 2πr लिखते हैं हमारे मित्र बंधु, 2πr लिखते हैं। यहाँ कर अर्धवृत्ताकार तो हम यहाँ पे अर्धवृत्त लिखेंगे। देखिएगा एकदम समझना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार का परिमाप, तो सीधे सीधी बंधु आप समझ रहे हैं कि पूरा वृत्त है 2πr, तो अर्धवृत्ताकार होगा तो उसमें 2 से भाग दे देंगे। तो बिल्कुल बंधु 2 से तो भाग दे देंगे आप, 2πr में 2 से भाग दे दिए। क्लियर है, आप यहाँ तक आ गए। लेकिन बंधु आप जब पूरा वृत्त का निकालते हैं तो आप जानते हैं कि परिमाप होता है यानी एक बिंदु से चारों तरफ एक बार एक चक्कर लगाने में जो तय की गई दूरी होता है बंधु क्या होता है परिमाप होता है। परिमिति भी बोल सकते हो, परिधि भी बोल सकते हैं। क्लियर है बंधु। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक चक्कर यहाँ से यहाँ पूरा करें, अर्धवृत्ताकार होगा तो बंधु आप यहाँ से मान लीजिए चक्कर लगाए, यहाँ से गए यहाँ तक, तो आपको फिर यहाँ से यहाँ चल के आना होगा कि नहीं आना होगा, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक आना होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा अर्धवृत्ताकार का परिमाप होगा यहाँ से यहाँ तक होगा और यहाँ से यहाँ तक होगा। यहाँ से यहाँ तक तो बंधु आधा निकल गया, हम पूरे में 2 से भाग दे दिए। अब यहाँ हमारे पास क्या है डी है, यानी प्लस ये डी कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर दिए बंधु, ये पाई आर हो गया। डी के जगह आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि बंधु आप जानते जो व्यास होता है त्रिज्या के दोगुना होता है 2r, यानी आप लिख सकते हैं r बराबर d/2 भी लिखते हैं। तो आप d बराबर क्या लिखेंगे 2r लिखेंगे। तो यहाँ पे बंधु क्या हो जाएंगे 2r हो जाएंगे। आप एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो गया 2r हो गया। अब देखिएगा हम जो मान रखेंगे बंधु ध्यान देना है, अगर हमारा व्यास कितना है वो 63 सेंटीमीटर है तो हम उसको त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे, r बराबर 63 बटे कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। क्लियर है। अब आप यहाँ देखिएगा मान रख दीजिए बंधु, यहाँ पे मान रखना बिल्कुल आसान है। पाई का मान आप r कॉमन ले लीजिए आराम से, यहाँ पाई प्लस क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं बंधु, ऐसे भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ आप समझिए r का मान कितना है 63/2 है, तो 63/2 का प्रयोग कर लीजिए। पाई का मान बंधु क्या करेंगे 22/7 रख लीजिए, 22/7 रख लिए और यहाँ पे 2। क्लियर है। अब देखिए 63/2 गुना 7 दूनी 14, यानी 22 प्लस 14/7, ये सब आप कर सकते हैं, आप एलसीएम निकाल सकते हैं बंधु। अब देखिए इनको हल करेंगे तो 63 बटे क्या होंगे 2 होंगे, गुना 4 2 6 और 2 1 3 36 बटे कितना बंधु 7। अब देखिए कटा सकते हैं 9 7 63, इसको कटा देंगे बंधु 18 दूना 36, 18 नमा 62 से 162, यानी कि बंधु 162 जो सेंटीमीटर है वो क्या निकला अर्धवृत्ताकार
का परिमाप निकला, जो कि एक खिड़की का व्यास दिया हुआ था 63 सेंटीमीटर और कह रहा था अर्धवृत्ताकार का उसका खिड़की का जो क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो आप परिमाप जो निकाले कितना निकाले, 162 सेंटीमीटर निकाले। क्लियर हो गया बंधु, किसी को तो कोई परेशानी नहीं हुआ। एक बार पुनः आप समझने का प्रयास करिएगा। वृत्त का परिमाप 2 पाई r होता है, तो अर्धवृत्त का परिमाप ऐसे ही नहीं कर दीजिएगा डायरेक्ट 2 पाई r/2 क्यों हो गया, नहीं भाई। यहाँ से यहाँ तक तो चले अर्धवृत्त, बिल्कुल पूरे वृत्त में हम 2 पाई r तो आधा चलेंगे, यहाँ तो आएंगे, लेकिन इसको भी तो सफर करेंगे, यानी एक चक्कर लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक तो भी आएंगे। इसलिए यहाँ तक तो आए, लेकिन उसमें डी भी, यानी यहाँ से यहाँ हम डी लगाए, यानी डायमीटर आए, यानी व्यास आए, तो व्यास हमारा यहाँ डी, डी की जगह 2r रखे, फिर बंधु r कॉमन लिए, पाई प्लस 2 मान रख दिए, आंसर आ गया। आप समझ गए बंधु। अगर इस तरह के कोई भी प्रश्न आएंगे आपका निश्चित बनेंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है वो भी क्षेत्रमिति से है बंधु, और आपको बताए हैं कि हम टोटल करा देंगे प्रीवियस ईयर का 2011 से लेकर के बंधु 21 में संभावित होने वाले प्रश्न। इसलिए लगातार आप बने रहिए, और जो भाई बंधु अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और मजे से पढ़ रहे हैं, सबसे पहले वो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर करिए बंधु, और 10-10 बंधुओं को शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और देखते हैं क्षेत्रमिति का कैसा सवाल है मित्र बंधु। सवाल ये है, 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े, 9 मीटर ऊंचे किसी कमरे में रखने योग्य सबसे लंबे खंभे की लंबाई कितनी हो सकती है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। किसी कमरे में रखना है तो कमरा 2 प्रकार से निर्माण होता है बंधु, एक घन से दूसरा घनाभ से। घन के 6 फलक लेंगे तो एक घन जो बनाएंगे बंधु, वर्ग के 6 फलक जोड़ने बाद एक घन बन जाएगा। उसी प्रकार घनाभ बनाने के लिए आयत का 6 फलक प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। कैसे वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे घनाभ का ही चित्र बनाएंगे बंधु, बनाएंगे, क्योंकि 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े, 9 मीटर ऊंचे, यानी कि यहाँ तीनों का अलग अलग मान है और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। और यही घन रहता तो क्या होता, उनकी सभी भुजा आपस में बराबर होती। तो बंधु यहाँ पे जो ही घनाभ बनेगा वो कहाँ से आता है, आयत से आता है। और आयत में आप क्या देखते हैं, एकदम ध्यान देना है, ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है, यानी ये एक हमारा आयत है। और इसी प्रकार 6 आयत लाएंगे, 6 फलक लाएंगे, वो घनाभ का निर्माण होगा। तो कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा बंधु। यहाँ सबसे पहले एक इधर से लाए, देखिए बंधु एकदम एकदम ध्यान देना, दूसरा इधर से लाए। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दिए, ऊपर हो गया। ये जोड़ दीजिए बंधु, ये जोड़ दीजिए, हो गया। और एक इधर से हो गया। अब देख पा रहे हैं इसमें लंबाई l, चौड़ाई भी, ऊंचाई h। उसी प्रकार बंधु ये h, ये आपका चौड़ाई, ये ऊंचाई, ये आप देख रहे हैं चौड़ाई। आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका लंबाई, यानी एक प्रकार के ये बंधु क्या लग रहे हैं आपको, घनाभ लग रहे हैं। और एक प्रकार के जो कह सकते हैं घर बन गया। अब कहता है बंधु इसमें अगर रखेंगे तो सबसे अधिक लंबाई का छड़ रखें, या खंभे की लंबाई सबसे अधिकतम कितना रख सकते हैं। तो आप बंधु ये प्रैक्टिकल भी करते हैं कि जब हम किसी वस्तु को सबसे अधिक लंबाई में घर में रखना है, कमरे में रखना है, तो कहाँ रखते हैं, कोना कोनी रखते हैं। इस कोना से लेकर के बंधु इस कोना में रख देते हैं, तो हमारा पूरा लंबाई का छड़ आ जाता है जितना अधिक हम रख सकते हैं। यानी अधिकतम लंबाई का रखना है तो कैसे रखना होगा, ये कोना से ये कोना तक में रखना होगा। अगर आप चाहेंगे बंधु कि इधर से इधर रखेंगे तो अधिक लंबाई रखाएगा नहीं, इधर से इधर चाहेंगे अधिक लंबाई रखाएगा नहीं, लेकिन कोने कोने रखाएंगे तो सबसे अधिक रखाएंगे। एक उदाहरण भी देते हैं बंधु। यहाँ आप एक देख रहे हैं हमारे व्हाइट बोर्ड है, अगर सबसे अधिक लंबाई इसमें रखना होगा तो बंधु ये कोना से लेकर के कहाँ, इस कोना में रखना होगा। क्लियर है, या तो इस कोना से लेकर के इस कोना में रखेंगे, सबसे अधिक लंबाई का रखा जाएगा। क्या बंधु इसमें रखा जाएगा, नहीं रखा है। क्या ऐसे अधिक लंबाई रखा जाएगा, नहीं। तो ये कोना कोनी रखा जाएगा। तो कैसे इसका फॉर्मूला याद रखेंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इनका जो हम बेस लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, वो समकोण त्रिभुज से लाते हैं, पाइथागोरस से चुरा के लाते हैं बंधु। देखिएगा वहां से चुराने का काम करें। अब मान लीजिए बंधु यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना दिए, तो समकोण त्रिभुज में देखते हैं बंधु एक कोण हमारा कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो आप जानते हैं ये पी है और ये बी है और ये आपका एच है। तो एच है बंधु, तो कर्ण हो गया। और आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, सबसे अधिक लंबाई से सबसे बड़ी भुजा आती है, क्योंकि वो बड़ी कोण के सामने है। क्लियर, ये सारे प्रॉपर्टीज हम पढ़ाएंगे बंधु जब आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, तत्काल इसको ध्यान दीजिएगा। तो बंधु h बराबर h स्क्वायर बराबर क्या कहते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि दो भुजा के वर्गों के योग तीसरे भुजा के वर्ग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर h बराबर निकालेंगे बंधु क्या होगा, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा। ये तो आप जानिए कर्ण निकालने का, लेकिन यहाँ कैसे निकाले बंधु, ये l है तो आपका ये भी l है। क्लियर, यहाँ से यहाँ रखना है। तो यहाँ से यहाँ रखने के लिए इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हुआ, देख रहे बंधु, h भी इन्वॉल्व हो गया, b भी हो गया और l भी हो गया। तो आप समझ चुके होंगे।
क्या देखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है घनाभ का विकर्ण, रटना नहीं है बंधु, एकदम समझना है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, यानी जब भी विकर्ण कहे तो अधिकतम लंबाई का छड़ रखेंगे, अधिकतम लंबाई का खंभे रखेंगे, अधिकतम लंबाई का बांस रखेंगे, जो भी रखना है अधिकतम लंबाई, तो इस कोने से कोना में रख देना है। तो बंधु यहाँ पे लंबाई लेंगे तो कैसे लेंगे, एल का स्क्वायर, जिस प्रकार यहाँ लिए बंधु, इसी से हमने कॉमन करते हैं, क्योंकि ये बड़ी भुजा निकालता है, दो भुजा वहाँ है, दो भुजा इन्वॉल्व हो रहा है, तो दो भुजा के वर्गों का योग ले लिए, या तीनों हो रहा है तो तीनों को ले लिए। एक याद रखने का तरीका है हमारे मित्र बंधु। तो यहाँ पे करेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या करेंगे एच स्क्वायर। अब देख लीजिए फटाफट आप मान रख सकते हैं बंधु, लंबाई कितना था 12, यानी एल हमारा 12 था। यहाँ पे देख रहे बंधु चौड़ाई कितना था, एच हमारा 8 था, और ऊंचाई कितना था बंधु, चौड़ाई क्षमा चाहेंगे, यहाँ पे चौड़ाई हमारा 8 है, और ऊंचाई कितना है बंधु, यहाँ पे 9 है। एकदम ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ सबका मान रख देंगे। एल का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ बी का मान बंधु 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, एच का मान कितना बंधु 9 है तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए। इतना तो बंधु आप समझ गए। अब इसी को आगे बढ़ाइए, एकदम समझना है। बराबर है 44 144, अठी अठी 64, 9 9 81, सब फास्ट कर सकते हैं बंधु। इनको आप जोड़ दीजिए। देखिए बंधु जोड़ने का तरीका आप जैसे जोड़ना चाहेंगे आप जोड़ सकते हैं। आपका जोड़ है 4 1 5 5 4 9, क्लियर है बंधु। यहाँ पे 8 6 14 14 4 कितना 18, और बचा कितना 1 1 2 289। अब जानते हैं बंधु 289 का जो वर्गमूल होता है क्या होता है, 17 17 हाँ 289, यानी कि वो जो अधिकतम लंबाई खंभे का रखेंगे वो कितना रखे बंधु 17 मीटर का रखेंगे। और आप देख पा रहे हैं 17 मीटर कितने नंबर ऑप्शन में है, दूसरा नंबर ऑप्शन में है। तो समझ गए बंधु, इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आएंगे कि अधिकतम लंबाई का कैसे रखेंगे तो डायरेक्ट उसका विकर्ण निकाल लेंगे। अगर यही घन रहता तो बंधु क्या करते, ए का स्क्वायर, यहाँ ए का स्क्वायर, तीनों भुजा सेम रहता तो ए का स्क्वायर कर लेते, आसानी से निकल जाता। घन रहे या घनाभ रहे तो आप आसानी से इसको बना लेंगे। अब चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो है डिस्काउंट से अंकित मूल्य से यानी फिक्स प्राइस से बंधु प्रश्न है, देखिएगा किस प्रकार से है और आप इसको किस प्रकार से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सवाल है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है और उसके बाद वह वस्तु 342 रुपये में बेच दी जाती है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो बंधु आप जानते हैं कि एक फिक्स प्राइस जिसको आप अंकित मूल्य कहते हैं, या इनको आप सूची मूल्य भी बोल सकते हैं। अगर इस पर डिस्काउंट देंगे बंधु तभी जाकर के किसी वस्तु को बेच रहे हैं। अगर मान लीजिए फिक्स प्राइस हमारा 100 हो और डिस्काउंट 10% का हो तो सेलिंग कितना करेंगे बंधु 90 में करेंगे। अगर डिस्काउंट 20% का, सेलिंग कितना करेंगे बंधु 80 में करेंगे। अगर 30% का है तो बंधु कितना करेंगे 70 में करेंगे। यहाँ सवाल है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है। अगर बंधु अंकित मूल्य हमारा 100 है, अगर 24% की छूट दी जाएगी बंधु कितना में बेचेंगे हम 76 में बेचेंगे। और 76 बेचने का अर्थ है बंधु उसके बाद वह वस्तु 342 में बेच दी जाती है, यानी यही 76 बराबर बंधु कितना होगा 342 होगा। क्लियर है। कहता उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य बंधु कितना है 100 है, तो 100 बराबर निकालेंगे 342 बटे 76 गुना 100। बंधु इसको कटा दीजिए, कटाने में आपका जितना फास्ट हो सके कटा दीजिए। 38 दो बार में कटाए, 7 दूनी 34 2 1 2 बंधु 19 दूना 38 19 नमा 1 83 50 दूनी 100 9 25 45 450, यानी बंधु उसका अंकित मूल्य क्या होगा 450 होगा। और आप देख पा रहे हैं जो आपका ऑप्शन है आंसर है बंधु कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। क्लियर हो गया। यानी इस प्रकार के भी सवाल अगर आपके एग्जाम में आएंगे बंधु तो आप आसानी से बना सकेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला सवाल जो है आपका अनुपात से है, और देखिए सवाल क्या है बंधु ध्यान दीजिएगा। दो अभिव्यक्ति P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में है। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक क्या है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु और छोटा प्रश्न है, आप इसको आसानी से बना लेंगे, जो कि 2:5 दर्शा रहा है। और P का अंक देखिए लिखा हुआ बंधु कितना है 120, तो हमारा P का मान जो है 120 है। यानी हम समझ सकते हैं कि ये 2 के अनुपात जो बराबर दिया है वो क्या है 120 है। कहता Q का अंक क्या होगा,
क्यू का अनुपात कितना दिया है बंधु, 5 दिया हुआ है। तो 5 बराबर निकालेंगे 120/2 गुना कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। क्लियर है बंधु, 2 से कटा देंगे 60 होगा, 6 पंचे 30 यानी कि 300 हो जाएंगे बंधु। आपका आंसर कितना नंबर, तीसरा नंबर में है। क्लियर हो गया बंधु, एक बार फिर पुनः समझने का प्रयास करिएगा। P अनुपात Q 2:5 दिया हुआ था और आपको पता है अनुपात संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है। और ये 2 के अनुपात में, ये 5 के अनुपात में, ये 2 के अनुपात में कितना मान है, ये दिया है 120 है। तो 5 के अनुपात में जो उसका कितना मान होगा वो चाहिए। तो 2 बराबर बंधु 120, तो 5 बराबर कितना, 300, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में, तीसरा में। क्लियर हो गया बंधु। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु, अगला जो सवाल है वो टाइम एंड डिस्टेंस से है बंधु। 2 कारों की गति का अनुपात 5:4 है। तदनुसार समान दूरी तक जाने में लगने वाले उनके समय का अनुपात कितना होगा। तो बंधु ये प्रश्न जो है बहुत ही सुंदर है, इस पर एक प्रॉपर्टी समझिएगा। यानी कि जब हम पढ़ते हैं बंधु, चाल पढ़ते हैं, समय पढ़ते हैं और एक दूरी पढ़ते हैं, एकदम ध्यान देना, तो हम क्या लिखते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय लिखते हैं। तो ये कैसे आया बंधु, इसको समझना है। अब देखिएगा, एक जो प्रॉपर्टीज होता है, यानी चाल जो होता है उस समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या जो समय होता है चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्स होता है। यानी ये टी हो गया। अगर टी व्युत्क्रमानुपाती 1/s भी लिख सकते हैं, ये दोनों कंडीशन बंधु होता है। अब इन्हीं से आप एक फार्मूला लिखते हैं बंधु, s बराबर d/t। तो ये d कहाँ से आया बंधु, d कांस्टेंट होता है, d दूरी है। यदि दूरी, देखिएगा ये प्रॉपर्टी समझिएगा, यदि दूरी निश्चित हो, अगर समय का अनुपात निकालेंगे, समय के अनुपात को इन्वर्स करेंगे, चाल का अनुपात आएगा, चाल के अनुपात को इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा, समय आएगा। देख लीजिए, मान लीजिए सपोज दैट बंधु यहाँ पे कि कार ए और बी है। एकदम समझिएगा जो दिया हुआ प्रश्न में, आप यहाँ समझ गए कि यदि दूरी निश्चित हो, चाल के अनुपात को अगर इन्वर्स करेंगे समय का अनुपात आएगा, समय के अनुपात को अगर इन्वर्स करेंगे चाल आएगा। वो कैसे, अब ये भी एक बात समझना जरूरी है। अगर बंधु आपका चाल अधिक होगा, कहीं जा रहे हैं, तो समय निश्चित है कि कम लगेगा। अगर आपका समय अधिक लग रहा है तो निश्चित है कि चाल क्या है बंधु, कम होगा, तभी तो समय अधिक लग रहा है। यानी एक दूसरे के विलोमानुपाती है, इनवर्स में है। क्लियर है, इसीलिए कहते हैं बंधु, चाल के अनुपात को अगर इन्वर्स करेंगे तो समय का अनुपात आएगा, और समय के अनुपात को इन्वर्स करेंगे चाल का अनुपात आएगा। अब प्रश्न पे चलते हैं। 2 कारों की गति का अनुपात क्या है, यानी गति स्पीड। चाल बंधु क्या दिया हुआ, 5:4 दिया हुआ है। और कहता है समान दूरी तक, यानी दूरी यहाँ फिक्स्ड है, तो कहता है लगने वाले उनके समय का अनुपात क्या होगा बंधु, यानी टाइम का अनुपात क्या होगा। तो इसको इन्वर्स कर देंगे, तो इन्वर्स करेंगे 4 की जगह 5 हो जाएगा, 5 की जगह 4, ये 4 यहाँ जाएंगे बंधु, ये 5 हो जाएंगे, यानी 4:5 हो जाएंगे। आप इन्वर्स इस प्रकार भी कर सकते हैं, 1/5 अनुपात 1/4, 4 1 5 4 और ये 5। क्लियर है बंधु, तो आप देख रहे हैं ये जो ऑप्शन है कहाँ पे है, चौथा नंबर में है। आप समझ गए बंधु। इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आएंगे आपसे बनेंगे, और कोई भी ऐसे प्रश्न आएंगे 3 बार चाल वाला भी आएंगे तो भी बताएंगे बंधु। तब तक चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है वो औसत से प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। क्या है, यदि 20 परीक्षणों x1 x2 x20 का औसत y हो, तब x1 - 101 x2 - 101 x3 - 101 x20 - 101 का औसत कितना होगा। तो बंधु लग रहा है कि बहुत बड़ा सवाल है, बड़ा नहीं, एकदम छोटा है, ध्यान दीजिएगा। x1 ध्यान देना है बंधु, 20 परीक्षण है, उसका x1 x2 ... इसी प्रकार बंधु x20, इनका जो औसत है क्या है, y है। एकदम ये चीज आप देख रहे हैं। और औसत बराबर बंधु आप जानते हैं एक चीज, संख्याओं का योग बटे संख्या। ये तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इस पे भी सवाल को आप बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में आपको समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। y हो तब x1 देखिएगा, तब x1 - 101 कोमा x2 - 101, फिर कोमा x3 - 101, इसी प्रकार ... x20 - 101 का क्या होगा, यही कह रहा बंधु। अब एक चीज आप यहाँ देख रहे हैं कि x1 x2 x3 x4 ... x20 तक क्रमागत जो संख्या है बंधु, उसका औसत क्या है, y है। और वही क्रमागत संख्या ये भी है, लेकिन सब में 101 101 101 101 घटा दिया गया है। तो कहता उनका औसत क्या होगा, तो बंधु उसका औसत भी हो जाएगा। यहाँ औसत कितना y,
और सब यहाँ पे x1 x2 x3 x20 है, उसी प्रकार x1 x2 x3 x20 है, लेकिन 101 सब में घटाया गया है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे 101 औसत में घट जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे, यानी y माइनस 101। जहाँ देख रहे हैं कितना नंबर ऑप्शन बंधु, दूसरा नंबर ऑप्शन। तो इसको ध्यान में कैसे रखेंगे, यदि क्रमागत संख्या दिया हुआ हो, समझिएगा, यदि क्रमागत संख्या दिया हुआ हो, उनका औसत अगर कुछ भी दिया हुआ हो, जैसे y दिया हो, z भी दिया हो, और प्रत्येक में अगर सब जितनी संख्या प्रत्येक में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो डायरेक्ट औसत में 2 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाए। अगर प्रत्येक में जितना घटा दिया जाए उतना डायरेक्ट औसत में घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा। प्रत्येक में अगर जितना गुना कर दिया जाए औसत में उतना गुना कर देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे, औसत हो जाएंगे। अगर इसी प्रकार ध्यान रखना, यहाँ पे x1 x2 x20 था, जिसका औसत क्या था, y था, और सब में 101 घटा दिया बंधु, तो निश्चित है कि औसत में ही 101 घट जाएगा। एक आपको हम प्रूव्ड कराते, ध्यान दीजिएगा बंधु। मान लीजिए यहाँ पे 4 5 6, एकदम ध्यान देना है, 4 5 6 का औसत निकालेंगे तो संख्याओं का योग बटे संख्या, योग कितना, 5 4 9 6 15। क्या वो संख्या बंधु, 3 वो, तो देखिएगा 3 से भाग दी, कितना हो गया, औसत 5 हो गया। अगर मान लीजिए बंधु प्रत्येक में 2 घटा दिया जाए, एकदम समझना है, तो ये कितना हो जाएंगे, एकदम समझिए, 4 में 2 गया 2, 5 में 2 गया बंधु कितना 3, 6 में 2 गया 4, इनका औसत निकालिए बंधु, 3 2 5 4 9, 9 में 3 से भाग देंगे बंधु, कितना होगा, 3 होगा। अगर आपसे पूछा जाता कि 4 5 6 का अगर औसत 5 है, और प्रत्येक में जिस प्रकार प्रत्येक में 101 घटा गया, तो प्रत्येक में 2 घटा दिया जाए तो औसत कितना हो जाएंगे, तो 5 में बंधु डायरेक्ट 2 घटा देते तो औसत कितना हो जाता, 3 हो जाता। अब आप समझ चुके होंगे, यदि क्रमागत संख्या दिया हुआ हो और उनका औसत भी दिया हुआ, और प्रत्येक में जितना घटाया गया हो तो डायरेक्ट उनके औसत में घटा देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर प्रत्येक में उतना ही जोड़ देंगे तो डायरेक्ट औसत में उतना जोड़ देंगे, नया औसत हमारा आंसर हो जाएगा। अगर प्रत्येक में जितना गुना कर दिया जाए डायरेक्ट उनके औसत में गुना कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जितना हम संख्या को जोड़ेंगे तो सब में बढ़ेगा तो औसत में डायरेक्ट ही उतना बढ़ेगा, सब में घटेगा तो डायरेक्ट औसत में ही उतना घटेगा। इसलिए बंधु जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y माइनस 101 हो जाएंगे। समझ गए हमारे मित्र बंधु। जोड़ने के लिए बोले, देखिए अगर एक बात बता देते हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। अगर कुछ औसत दे दिया जाए, कहेगा प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा, तो वही औसत में 2 जोड़ देंगे। प्रत्येक में अगर 2 गुना कर दिया जाए औसत क्या आ जाएगा, तो उसी में गुना कर देंगे। अगर प्रत्येक में 2 घटा दिया जाए तो क्या कर देंगे, औसत में ही 2 घटा देंगे। क्लियर हो गया बंधु, आप समझ गए इनको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न भी आपका एवरेज से है, औसत से है, और ये 2011 का ही बंधु चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल है 27 संख्याओं का औसत 60 है, यदि एक संख्या बदलकर 28 की बजाय 82 कर दी जाए तो औसत कितना हो जाएगा। तो बंधु आपके पास जो 27 संख्या है उनका औसत जो दिया है बंधु, कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। एकदम ये लिखा हुआ है, ये आपके प्रश्न में बंधु एकदम समझना है और आसानी से बना लेना है। इस तरह के प्रश्न बंधु कहता एक संख्या बदलकर 28 की बजाय 82 कर दिया जाए, यानी पहले 28 था अब 82 कर दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। बंधु जब 28 था तो 60 था, एकदम आप समझ रहे हैं। और जब 82 कर देंगे तो क्या औसत होगा, यही चाहिए, यही जानना है बंधु आपको। तो निश्चित है कि जब 28 कम है 82 से, एकदम समझना है, 82 से कम है 28 तो 60 है, और 28 से 82 अधिक है तो 60 से अधिक औसत होगा। तो इस समझ लीजिए कि आंसर नहीं होगा, यानी ये दोनों नहीं होगा, या तो 62 या तो 64। नहीं बना पाए बंधु, अंजाद मारिएगा, कोई ना कोई एक आंसर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करना नहीं है। इधर ध्यान दीजिए, अब हमारा बंधु देखिएगा कितने का अंतर है, ये देखना है। तो 82 में किसको घटा देंगे, 28, कितना बढ़ा, 12 में 8 गया, 4 7 में 2 गया 5, यानी 54 बढ़ा। यानी ये 54 बढ़ा कितने संख्याओं के साथ, 27 के साथ। तो बंधु अगर औसत देखा जाए कितना बढ़ा है, एकदम समझ लीजिए, तो 54 हमारा टोटल बढ़ा है, ज्यादा है 28 से 82, जन्म 54 अधिक हम लेंगे तभी तो बंधु। तो 54 अधिक लेंगे तो कितने के साथ औसत परिवर्तन होगा, 27 संख्या साथ 27 के साथ अगर परिवर्तन होगा तो 27 दूना कितना 54, 2 बढ़ेगा। यानी यही 60 में अगर बंधु हम 2 जोड़ देंगे तो कितना नया औसत हो जाएंगे, 62 हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर होगा कितना नंबर हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा। क्लियर है।
अगर नहीं समझे तो फिर एक बार पुनः समझिए इस प्रकार के प्रश्न बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ क्या था, जब 27 संख्या है, 27 संख्या अभी भी है बाद में, लेकिन 27 संख्या था तो औसत 60 है, लेकिन उस समय संख्या 28 है लिखा हुआ है। 27 संख्या का औसत 60 है, यदि एक संख्या बदलकर 28 की बजाय 82 कर दिया जाए, यानी यही 27 में एक संख्या हमारा 28 है, उनके अगर 82 कर दिया जाए तो कहता औसत क्या हो जाएगा। निश्चित है बंधु 28 से अगर 82 होगा तो 60 से अधिक औसत होगा। दो आंसर हमारा इसमें नहीं था, यही दो होगा। आखिर कितना अधिक हो रहा है तो देख रहे हैं बंधु 54 अधिक हम ऐड कर रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं 54 अधिक का, तो इसका मतलब जो 54 हमारा अधिक हुआ वो कितने के साथ परिवर्तन होगा, कितने का बदल देगा। 27 संख्या है वो सबका बंधु बदल देगा, सबका चेंज कर देगा, क्योंकि औसत जब बढ़ेगा तो सभी संख्याओं के साथ बंधु बढ़ेगा, एक संख्या के साथ तो नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कितना औसत बढ़ेगा, तो देखें कि 54 हमारा बढ़ रहा है 27 संख्याओं के साथ, और आप जानते हैं औसत बराबर योग बटे संख्या 54 बटे 27, यानी कि 2 औसत बढ़ेगा। अगर 2 औसत बढ़ेगा 60 में 2 जोड़ेंगे बंधु कितना हो जाएंगे, 62 हो जाएंगे। ऐसे भी आप समझ लीजिए, अगर 54 बढ़ रहा है एकदम देखिएगा 54 संख्या बढ़ा, औसत कितना बढ़ेगा तो 27 से हुआ, तो समझिए 2 2 2 2 2 2 2 2 सब में बढ़ेगा तो 54 बढ़ जाएगा। इसका मतलब है 60 और 2 कितना हो जाएंगे, 62 हो जाएंगे। एकदम क्लियर है, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस से, लाभ और हानि से है बंधु। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार सवाल है और आप इसको किस प्रकार बनाएंगे। सवाल है, एक दूधिये ने 70 लीटर दूध 630 रुपये में खरीदा और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, तत्पश्चात यदि वह उसे 9 रुपये प्रति लीटर की दर पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। क्लियर है बंधु, बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी 70 लीटर जो दूध का कीमत है बंधु वो कितना, 630 रुपया में खरीदा, 630 यानी सीपी कॉस्ट प्राइस। क्लियर है। आगे चल के कहा था उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाए, यानी 70 लीटर दूध में अगर बंधु 5 लीटर पानी मिला देंगे तो कितना लीटर दूध हो जाएगा, 75 लीटर मिश्रण हो जाएगा बंधु, यानी दूध हो जाएगा। आगे चल के कहता तत्पश्चात यदि वो उसे 9 रुपये प्रति लीटर की दर पर बेचे, यानी 9 रुपये प्रति लीटर दर पर बेचने का अर्थ है बंधु, यानी 1 लीटर का दाम कितना बंधु, 9 रुपया, और हमारे पास कितना लीटर है, 75 लीटर। तो कहता लाभ कितना होगा। तो बंधु चलिए लाभ निकाल लेते हैं। तो पहले लाभ कितना होगा तब लाभ परसेंट हम देखेंगे। अगर 1 लीटर का दाम 9 टका, हमारे पास कितना लीटर हो गया, 5 लीटर पानी मिलाने के बाद 75 लीटर। तो बंधु हम निकालेंगे यानी एसपी, तो 75 गुना क्या करेंगे, 9 करेंगे, 9 पचे 45, 4 और 9 सती 63, 4 67, यानी 675 रुपया में हम टोटल दूध को बेच दिए पानी जो मिलाए थे उनके साथ, यानी ये हमारा निकल गया एसपी। और हमारा सीपी कितना है बंधु, 630। तो हमारा प्रॉफिट नजर आ रहा है, प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है देख लीजिए, 675 में से 630 को आप क्या करिए, घटा दीजिए। आया बंधु ये कितना, 5 7 में 3 गया 4, यानी 45 रुपया का क्या हुआ बंधु, लाभ हुआ। आखिर लाभ परसेंट क्या हुआ ये तो जानना है। लाभ परसेंट आप जानते हैं बंधु, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो देखिएगा लाभ परसेंट बराबर है प्रॉफिट गुना 100 अगर लेंगे, और यहाँ क्या लेंगे, सीपी। अगर हानि रहेगा तो हानि यहाँ लेंगे और लेंगे सीपी। क्लियर है बंधु। तो हम देख रहे हैं लाभ हमारा कितना है, 45 है, गुना कितना 100, और सीपी हमारे पास कितना है बंधु, ध्यान देना है 630। अब इसको कटा देंगे बंधु, 9 सती 63, यानी कि 9 से कटा रहे हैं 70 हो गया, 9 बचे 45, 0 0 कैंसिल बंधु, 10 बचे 50 बटे कितना हो गया 7, इसको अगर ले लेते हैं 7.1 बटे 7, 37 49 1 50 इतना परसेंट, यानी 7.1 बटे 7% का क्या होगा बंधु, लाभ होगा। क्लियर हो गया। आप इनको बंधु समझ गए तो आपका आंसर जो देख रहे हैं ऑप्शन कितने नंबर पे है, चौथा नंबर पे है। क्लियर है। इसी प्रकार प्रश्न बंधु आते हैं कभी कभी, तो इस प्रकार भी प्रश्न आपका अब नहीं छूटेंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो आपका डाटा से है बंधु, वेन डायग्राम से है, लेखा चित्र से है। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे आप कैसे बनाएंगे। और यह सेट का बंधु लास्ट प्रश्न है मैथ में, तो ध्यान देना है। सवाल है, यहाँ एक लेखा चित्र दिया गया है, ये लेखा चित्र दिया गया है, ठीक है।
जिसमें कामगारों की संख्या और उनके दैनिक भुगतान को दर्शाया गया है। कामगारों की संख्या नीचे दर्शाया गया बंधु, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और जो प्रत्येक कामगारों को किया गया भुगतान दैनिक है वो यहाँ दर्शाया गया है। इसका अध्ययन कीजिए, इनको देखना है, समझना है, बातें इनसे करना है और इसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर भी देना है। तो बंधु पहला जो सवाल है क्या है, उन कामगारों की संख्या कितनी है जिनका दैनिक 20 रुपया है। दैनिक का मतलब पर डे, यानी अगर पर डे जो देख रहे हैं मतलब प्रत्येक कामगारों को किया गया दैनिक भुगतान रुपये में, यानी यहाँ 20 है दिया हुआ बंधु। कह रहा है कि कामगारों की संख्या कितनी है जिनका दैनिक 20 रुपया, यहाँ देख लिए कि 20 रुपया है। और बंधु ये 20 रुपया की सीधा में देखिएगा कहाँ पे डायग्राम आपको टच कर रहा है, एकदम देखना है। देखिए बंधु यहाँ पे कर रहा है, एकदम समझ रहे हैं आप, यहाँ पे कर। तो इनकी कामगारों की संख्या कितनी है बंधु, 20 है। ये चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि 20 कामगार की संख्या जिसका है, यानी 20 वो कामगार जो है उनको प्रत्येक दिन यानी दैनिक जो मजदूरी है उसको कितना मिल रहा है, 20 रुपया मिल रहा है। यानी 20 रुपया जिनको जिनको मिल रहा है उनकी कामगारों की संख्या कितनी है बंधु, 20 है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 20 हो गया, यानी तीसरा नंबर ऑप्शन हो गया। बिल्कुल समझ गए होंगे बंधु। और इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसान रहते हैं। अगला प्रश्न क्या है बंधु, 9 कामगारों वाले समूह को दिया गया दैनिक भुगतान कुल कितने रुपये था। बंधु देखिएगा, जो इधर दैनिक भुगतान करता है इधर डाटा है, कामगारों की संख्या का डाटा इधर है, आप देख रहे हैं। कहता है 9 कामगारों का, किसका, 9 का। तो 9 वाला देखिए बंधु यहाँ गया, और इसके सीधा कौन आया, 35 आया, 35 आया। और ये दैनिक है, दैनिक है बंधु प्रत्येक कामगारों का, ये प्रत्येक लिखा है। एक कामगारों को जो देता है बंधु कितना देता है, 35 रुपया देता है। और कितने कामगारों को दिया जाएगा, 9 कामगार है। तो इसमें गुना कितना कर देंगे बंधु, 9 से कर देंगे। 9 पचे 45, 5 4 बचा, 9 तिया 7 4 1 315, यानी कुल रुपया जो उनको भुगतान होगा वो 315 होगा। तो देख पा रहे हैं बंधु आपका 315 कितना नंबर ऑप्शन में, दूसरा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। हमारा 2011 का जो प्रीवियस पेपर में पूछा गया प्रश्न था बंधु एसएससी जीडी का, वो मैथ का समाप्त हो गया। अब इनके बाद रीजनिंग है, फिर प्रीवियस है उसका मैथ चलेंगे बंधु, और रीजनिंग भी चलेंगे। इसलिए आप सब हमारे साथ हमेशा बने रहिए जब तक जीडी का एग्जाम नहीं हो जाता है। और बंधु ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से आप समझ गए होंगे, तो हमारे चैनल को जरूर बंधु सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और लाइक जरूर दबा दीजिए। अगर आप लाइक करते हैं बंधु, लाइक का बटन दबाते हमें एक एनर्जी मिलते हैं, और उसी एनर्जी के सारे हम आपके साथ वीडियो शेयर कर पाते हैं, बातें कर पाते हैं बंधु। इसे आप सब जरूर शेयर करिए। क्लियर है बंधु। तो आप सबों को अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।